अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ट्रेन द ट्रेनर कोर्स और इसका लेक्चर नंबर 2। हम इस क्वालिफिकेशन के टोटल ट्रेन द ट्रेनर कोर्स के 12 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल हमने लेक्चर 1 में रिकॉर्ड किया। अब इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट 4 मॉड्यूल फ्रॉम 5 to 8 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेक्चर। इसके ऊपर just let me share the screen with you। ये जी हमारा आज हमारा ये लेक्चर जो है हम स्टार्ट ले रहे हैं मॉड्यूल 5 से। ऑलरेडी जो फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा मॉड्यूल 5 टू मॉड्यूल 8 होगा। मॉड्यूल 5 है चूजिंग एक्टिविटीज। For many people, it is by doing that understanding comes. People come to training expecting to learn, and one of the best ways that you can help them to do that is to develop activities that support the learning objectives and allow engaging action and development. तो इसके अंदर ये जो चूजिंग एक्टिविटीज की बात है, तो एक ट्रेनर को अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि ऑल दो एक कैंडिडेट एक पार्टिसिपेंट जो है वो उस ट्रेनिंग को हासिल करने आया है, कुछ सीखने के लिए आया है। अब जब आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज वहां पर चूज करते हैं और उनका पर्पस ये है टू एंगेज पीपल। एंगेज पीपल की क्या जरूरत पड़ती है कि अगर आप एक ही रिदम में ट्रेनिंग के अंदर एक ही रिदम में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि आप ट्रेनिंग देते चले जाएंगे तो लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्मली क्या होता है बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट आपने एक्टिविटीज चूज करनी है। इन एक्टिविटीज के चूज करने का जो मकसद है, जो ट्रेनिंग से रिलेट करने का मकसद है वो एक ही है। वो क्या मकसद है? वो ये मकसद है कि आप कैसे बीइंग अ ट्रेनर आप कैसे उस ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स को उस ट्रेनिंग के कैंडिडेट्स को कैसे ऑन बोर्ड रख सकते हैं, कैसे इंगेज रख सकते हैं और कैसे आप अपनी ट्रेनिंग को लाइव रख सकते हैं। अब जब आप चूजिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और इन एक्टिविटीज का मैंने बताया क्या मकसद है। इनका मकसद ये है कि आप इंगेज करें। आप क्या करेंगे? आप इंगेज करेंगे कैंडिडेट्स और पार्टिसिपेंट्स को अपनी ट्रेनिंग के साथ। तो एक्टिविटीज क्या? गेम्स। अब गेम्स में जो है वो आप ऐसी गेम्स रखते हैं विच आर रेलेवेंट टू द क्वालिफिकेशन। तो वो आप ट्रेनिंग के अंदर उस जो ट्रेनिंग आपने डेवलप की है वो क्वालिफिकेशन जो डेवलप की है उससे रिलेट करनी चाहिए। और गेम्स पे क्या है वो छोटा छोटा रिवॉर्ड और इस तरह का चक्कर होता है जिससे इंगेजमेंट बढ़ती है किसी भी पार्टिसिपेंट की, किसी भी इंडिविजुअल की जो आपसे ट्रेनिंग ले रहा है। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर्स क्या है? बेसिकली होता क्या है कि एक सेशन एक ट्रेनिंग में जब आप लोग मुख्तलिफ जगहों से आते हैं तो वो इस तरह से जल अप नहीं हुए होते, आपस में घुले मिले नहीं होते, जिसकी वजह से बीइंग और वो आप घुलना मिलना आप इस सेंस में समझिए कि वो इस तरह से आपस में इन्वॉल्व नहीं हुए होते। ना तो ट्रेनर पार्टिसिपेंट्स के साथ, ना पार्टिसिपेंट्स आपस में, ना ट्रेनर के साथ। तो इसमें जो आइस ब्रेकर्स का एक्टिविटी है इससे होता क्या है? इससे एक छोटा सा एक्शन ट्रेनर का वो पूरी जो आपकी ट्रेनिंग है उसको कनेक्ट कर सकता है आपस में। तो वो थोड़ा सा आप ये समझें कि ईज ऑफ करने के लिए
कि लोग आपस में कनेक्ट हों। एक लाफ्टर भी इनफ होता है कि आप एक जोक करके एक लाफ्टर ले लें और कनेक्शन बन जाता है। देन एनर्जाइजर्स में क्या है कि आपके स्मॉल, वेरी स्मॉल 2-3-4 मिनट्स ब्रेक होगी और उस ब्रेक में आप चीजों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे और उसमें आप किसी से पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, फॉर एनर्जाइजर आप टॉपिक को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें, टॉपिक को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पार्टिसिपेंट से कनेक्ट हो जाए। अच्छा ये आप करते क्या है, और इस तरह से करके आप उसको इंगेज कर लेंगे तो मजीद लोग ऑन बोर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन सिमुलेशन होती हैं जी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के दौरान, जब प्रैक्टिकली किसी टूल से, किसी इक्विपमेंट से आप चीजों को सिखाने की, बतलाने की कोशिश करते हैं तो इसको हम सिमुलेशन कंसिडर करते हैं। जिस आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, वहां पर जेन्युइन या रियल टाइम एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती विद रिगार्ड टू ट्रेनिंग, तो वहां पे उसी तरह के सिमुलेटर मौजूद होते हैं जो उस ट्रेनिंग के अंदर ये किरदार अदा करते हैं। देन रोल प्ले, आप डिफरेंट जितने पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उनको डिफरेंट रोल्स दे दीजिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग ताकि वो इन्वॉल्व हैं। देन केस स्टडी क्या है कि आप कोई भी ऐसा केस उनके सामने ले आए जिसके ऊपर वो अपना नॉलेज अप्लाई करें, ठीक है, उस केस के ऊपर उस केस को स्टडी करें और अपना नॉलेज अप्लाई करें। तो ये मुख्तलिफ तरह की हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हम कंसिडर कर सकते हैं जब हम एक ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग को डेवलप कर रहे हैं और एक ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। देन प्रिपेयरिंग फॉर एमरजेंसीज, याद रखिए कि किसी भी जगह पे, किसी भी नौयत के काम में emergencies can happen, uncertain undesired events can happen, ठीक है जी। तो कहीं पे भी इमरजेंसी हो सकती है। तो इस सारे सिनेरियो में अब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी वहां पे होगी, किसी भी तरह के फिजिकल कोई भी, तो आपने चीजों को कैसे लेके चलना है। तो याद रखिए कि सबसे पहली तो बात यह है कि बीइंग ट्रेनर आपने पैनिक नहीं होना, ठीक है। हमारे जहन में इमरजेंसी से तो यही आता है कि अलार्म होंगे, भागना है, सब कुछ, ऐसा नहीं है। आपने इस ट्रेनिंग सेशन जो आप दे रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपने सबसे पहले पैनिक नहीं होना। आप जब पैनिक नहीं होंगे तो उसके बाद आपने मेक श्योर करना है आपको और आपके पार्टिसिपेंट्स को इस तरह की प्रिपरेशन हो। कैसी, जैसे मस्ट नाउ, शुड नाउ, नाइस टू नो, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग यू एज अ ट्रेनर, आपको मालूम होने चाहिए कि आपने उस जगह पे, उस ट्रेनिंग पे जहां पे हो रही है, वहां पर किसी इमरजेंसी से कैसे निपटना है। अब वो अरेंजमेंट क्या है, वो अरेंजमेंट एक डिफरेंट चीज है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट की अरेंजमेंट के अंदर। तो वो हमारा इमरजेंसीज जो है स्पेसिफिकली यहाँ हमारा टॉपिक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इमरजेंसीज की सूरत में भी एक ट्रेनर को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उसको अपने तमाम तर पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। देन what to do when activities go wrong। अब किसी भी वजह से कोई भी एक्टिविटी जो है वो रॉन्ग हो गई है, गलत हो गई है, ठीक है, तो अब उसमें आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहली तो कोशिश ये करें, एडजस्ट द लेंथ। आप उसके जो दौरानिया है, जो टाइम है उस एक्टिविटी का, उसको या तो मजीद कुछ टाइम दे दें, म्याद दे दें, ताकि वो अच्छे तरीके से उसकी एंडिंग हो सके। तो एडजस्ट द लेंथ एक बेस्ट आइडिया है कि जब कोई एक्टिविटी, कोई चीज गलत हो जाए। नाउ योर ऑडियंस, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने 6 तरह की एक्टिविटीज देखी यहाँ पर, जो गेम से स्टार्ट हुई और हमने देखा 6 एक्टिविटीज उसके अंदर आई हैं। गेम्स से लेके चली है, गेम्स आई हैं उसके अंदर,
उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, जिस तरह आइस ब्रेकर से डिस्कशन थी और आप रोल प्ले था। तो ये तमाम तर चीजें मौजूद होने के बावजूद लाजमी नहीं है कि हर ट्रेनिंग में ये 6 के 6 जो है आप डाल दें, ठीक है? जैसे केस स्टडी आप लाजमी नहीं है। आप पहले देखिए कि जिस तरह हमने शुरू से इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मॉड्यूल है वो कनेक्टेड है आपस में। आप देखिए कि जब हम बात कर रहे थे लेसन प्लान, हम बात कर रहे थे मटेरियल की, हम शुरू में बात कर रहे थे ट्रेनिंग की, तो आप जब हम बात कर रहे थे आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स की बात कर रहे थे, तो ये बात आपने ज़हननशीं करनी है कि आपकी ऑडियंस जो है उसके वो कैसी है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है? तो उस नेचर के मुताबिक आप उन एक्टिविटीज को ऐड करेंगे अपनी ट्रेनिंग के अंदर, डिजाइन के टाइम पे, डेवलप के टाइम पे और कंडक्ट करते हुए, कि जो आपकी ऑडियंस को सूट करे। स्टॉप एंड रीफोकस, अगर कहीं पे चीजें गलत हो गई हैं तो डोंट माइंड। आपने उसको होता क्या है कि आपसे गलती होगी, एक एक्टिविटी गलत होगी, तो बीइंग ट्रेनर ये आपको सूट ही नहीं करता कि आप उस गलती के ऊपर एक और गलती कर डालें। तो आपने फिर करना क्या है? आप करेंगे ये, आप उस एक्टिविटी को, उस जो एक्टिविटी हो चुकी है उसको आप स्टॉप कर देंगे। आप उस एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप करने के बाद रीफोकस करेंगे। तो आप उसमें कोई इशू नहीं है, गलत हो गया बता दें, कहें हम कुछ रॉन्ग हो गया, स्टेप मिस हो गया, कुछ भी। इवन आप गेम्स में हैं, आप रोल प्ले में, आप केस स्टडी में डिस्कस करते हुए, जस्ट स्टॉप देयर एंड रीफोकस और आस्क देम टू कि हम दोबारा से इसको स्टार्ट ले लेते हैं। तो इस तरह से आप चीजों को सीधी सिम्त में लेके चलेंगे। ये आप देखते आए हैं कि हमारे पहले लेक्चर में भी हमने देखा कि जो 4 मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए, हमने उन सब 4 मॉड्यूल्स के रिव्यू क्वेश्चंस को देखा। और रिव्यू क्वेश्चंस को देखते हुए आपको मैंने पहले भी बताया कि इन रिव्यू क्वेश्चंस को इसका पार्ट बनाने का मकसद क्या था। तो मकसद बड़ा क्लियर है, 2 बातें हैं। एक तो ये आपका रिवीजन हो जाती है कि आपने उसमें, और दूसरा समराइज हो जाता है कि आपका पूरा एलिमेंट किसके बारे में था। और इन क्वेश्चन से हमें एक और जो फायदा मिलता है कि जो चीजें इसके अगेन इससे मुमासलत, रिजेम्बलेंस तो रखती हैं लेकिन वो पार्ट नहीं हो सकती इसका, तो वो भी हमें समझने में मिलता है। Which of the following statement is true? Laughter distracts trainees too much. नहीं, ये जो लाफ्टर है ये आइस ब्रेकर होता है, ठीक है जी। अब आइस ब्रेकर क्या है? एक लाफ्टर भी देना है, हल्की सी जोक करके लाफ्टर लेना, ये आइस ब्रेकर है। तो ये डिस्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता ट्रेनिंग को। ट्रेनर्स शुड एस्टिमेट हाउ माई लाफ्टर वॉन्ट्स डिस्ट्रैक्ट ट्रेनिंग, ये भी ट्रू नहीं है कि शुड एस्टिमेट। अब वो उस पर एस्टिमेट नहीं लगाएगा, लाफ्टर इज लाफ्टर, वो कनेक्ट कर लेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ लेगा। सी, laughter is healthy and recommendable for training, that's fine because it is an icebreaker there. D, laughter is recommendable only during games played on training. No, laughter आपका healthy है किसी भी टाइम ट्रेनिंग में जो रिलेट कर रहा है, ठीक है जी, और गेम्स के दौरान नहीं है। बेसिकली ये आइस ब्रेकर है और किसी भी टाइम फाइन है, लेकिन ये एज एन आइस ब्रेकर काम ज्यादा करता है। Number two, which of the following, number two question, which of the following is a brief pickup activity designed to invigorate a group? एनर्जाइजर, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग, आइस ब्रेकर। एनर्जाइजर क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया है कि ब्रीफ पिकअप आप एक्टिविटी ले लेते हैं, कोई भी डिजाइन, हाँ ये क्या कर रहे हो, या ये 4 लोग इस तरह मिल जाओ, ऐसे कर लेते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये एनर्जाइजर होता है, मूव ऑन करता है चीजों को कनेक्ट करता है, चीजों को एनर्जी देता है। जो पार्टिसिपेंट्स, जो कैंडिडेट स्लो डाउन हो जाते हैं या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को एंगेज करने के लिए होता है। तो ये एनर्जाइजर होगा, क्योंकि सिमुलेशन इज डिफरेंट, इसमें तो टूल्स होंगे, इक्विपमेंट होगी, तो उस सूरत में क्या करना है, आपने प्रैक्टिकली चीजों को करके देना है। रोल प्लेइंग इज समथिंग डिफरेंट, और आइस ब्रेकर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू टू हैंडल रनिंग आउट ऑफ मटेरियल्स? अगर आपके पास मटेरियल्स जो हैं वो रनिंग आउट हो गए, आपसे मटेरियल
खत्म, आप मुका बैठे हैं या जल्दी कर लिया या कम था, जो भी था। ए improvise, no. Play a game, no. Let the trainees choose the next activity, that's not good. आपने प्लान आपने किया हुआ, हैव अ पाइल ऑफ स्टैंड बाय एक्टिविटीज। ये अब देखिए कि आपके मॉड्यूल मिलते हैं। आपने एक चीज डिस्कस की थी, प्लान बी। हमने डिस्कस किया था कि आपने हमेशा ट्रेनिंग को डिजाइन करते हुए, डेवलप करते हुए एक प्लान बी भी डेवलप करना है। तो ये जो हैव अ पाइल ऑफ स्टैंड बाय एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपकी ब्रेक ना आए, आप सिर्फ गेम्स में ना जाएं, आपके पास इतनी इनफ एक्टिविटीज होनी चाहिए कि मटेरियल जो है वो रन आउट हो गया है, कम है, कुछ भी है, तो आपके पास इतनी एक्टिविटीज मौजूद है कि आप कोई भी परफॉर्म करके चीजों को लेके चल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू what should you do if you get sick during the training? अब देखिए दोबारा, कोई भी जो है वो ट्रेनिंग के दौरान बीमार हो सकता है, कुछ है, तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यू अंटिल इट बिकम्स क्रिटिकल। नहीं, ये तो किसी सूरत ठीक नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जब सिकनेस होती है ट्रेनर की, तो वो उसका जो लेवल है, जो क्वालिटी है, वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। सम एक्टिविटीज ऑन स्टैंड बाय, ये अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास स्टैंड बाय एक्टिविटीज है, आप उसमें पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स को बिजी कर दें, एंगेज कर दें। फाइंड अ रिप्लेसमेंट नहीं, लेट द पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज विदाउट यू, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप उनको स्टैंड बाय सम एक्टिविटीज दे दें जहां पे आपको जोर कम लगना है और आप उनको एंगेज कर लीजिए उसके अंदर। मॉड्यूल 5 रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड यू अवॉइड, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपने अवॉइड करनी है। द वंस दैट आर टू चैलेंजिंग, नहीं, आप उनको एंगेज करने के लिए कर सकते हैं। द वंस दैट रिक्वायर टू मच क्रिएटिविटी, नहीं, क्रिएटिविटी तो उसके अंदर डेवलप करेगी आपको। द वंस दैट वुड अनाय यू एज अ पार्टिसिपेंट, आपने वो एक्टिविटी नहीं करनी जो बीइंग अ पार्टिसिपेंट आपको अनॉय कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको बेचैन कर रही है, या आपको उससे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उस एक्टिविटी को इसका पार्ट नहीं बनाएंगे। डी, द वंस दैट पार्टिसिपेंट्स वर नॉट फेमिलियर बिफोर, तो वो तो आप कोई भी एक्टिविटी देंगे, मोस्टली एक्टिविटीज हर ट्रेनर की डिफर करती हैं, तो वो तो पार्टिसिपेंट से सेम हो भी नहीं सकती हैं, तो वो कोई फेमिलियर का इशू होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ the following is not something you should do if an activity flops, कि अगर कोई एक्टिविटी फ्लॉप होती है तो इनमें से कौन सी चीज है जो आपने नहीं करनी। नंबर 1, स्टॉप द एक्टिविटी, नहीं, ये तो हमने खुद बताया है, एक्टिविटी स्टॉप करो, रीफोकस हो, रीस्टार्ट ले लो। बी, मेक पार्टिसिपेंट कंटिन्यू विदाउट एनी एक्शन, नो दैट्स रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग वन। और ये जो ऑप्शन है कि ये आपने नहीं करना, कि गलत जा रहे हैं तो गलती पे गलती करिए जाए, नहीं, रोक दीजिए चीजों को। सी, ऑर्गेनाइज एन ऑन द स्पॉट डीब्रीफिंग सेशन, ये तो दुरुस्त चीज है, ये करनी चाहिए। रीफोकस द ग्रुप, वो जो मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया जी। अब हमारे पास आ गया मॉड्यूल 6, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्कशॉप। बीइंग रेडी इज द साइन ऑफ अ कॉम्पिटेंट ट्रेनर। अब देखिए, हम ट्रेनर जब स्टार्ट में होते हैं ना, तो हम ट्रेनर्स का जो आप ये कह लें कि एनर्जी लेवल कह लें, या हमारे अंदर जो ट्रेनिंग के लिए हम एनर्जी होती है, आप पॉजिटिव वे में अगर लें, तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे हम यंग ब्लड होते हैं, तो उस टाइम पे हम सिर्फ डिलीवर करने पे फोकस रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से आपके अनडिजायर्ड स्टॉप्स आते हैं, आपकी अनडिजायर्ड ब्रेक्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो याद रखिए कि एक ट्रेनर के लिए ये चीज लाजिम है कि वो ट्रेनिंग डिलीवर करने से पहले वेल प्रिपेयर्ड हो, ताकि उसको बार बार रुकना ना पड़े। एक एक्टिविटी में थोड़ा सा गलत हो जाना और उसको दोबारा स्टॉप करके रीफोकस करना, दैट्स फाइन। लेकिन अगर एक ट्रेनर वेल प्रिपेयर्ड नहीं है और उसकी टेक्निक्स लैक कर रही हैं,
तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो ट्रेनिंग का जो लेवल होगा, जो क्वालिटी होगी, वो इंतहाई पुअर होगी। तो इसके लिए एक ट्रेनर को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब कभी भी वो वर्कशॉप का नाम दिया, मतलब कोई भी ट्रेनिंग देने जा रहा है, तो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बीइंग रेडी इज अ साइन ऑफ अ कॉम्पिटेंट ट्रेनर, कि जो ट्रेनर प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है, इसका मतलब किस चीज का साइन है, किस चीज की अलामत है, कि वो एक कॉम्पिटेंट ट्रेनर है। ठीक है। नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड कैन डीरेल योर ट्रेनिंग बिफोर इट्स इवन स्टार्टेड। ये देखिए, जिस तरह मैंने बोला आपको कि होता क्या है कि वो आपकी ट्रेनिंग में बहुत सारे स्टॉप्स आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया। जब प्रिपेयर नहीं किया, तो फिर आपसे कहीं पे भी क्या होगा, कहीं पे भी आपसे ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी स्टार्ट में ही, कहीं पे भी आपसे एक ऐसा एक्शन हो जाएगा जो पूरी ट्रेनिंग का रिदम सेट होने ही नहीं देगा। फॉलो द टिप्स एंड टेक्निक इन दिस मॉड्यूल टू हेल्प यू डिलीवर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल ट्रेनिंग। कि आप अगर इफेक्टिव ट्रेनिंग देना चाहते हैं, एक ऐसी ट्रेनिंग जो यादगार रहे आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए, आपके कैंडिडेट्स, आपकी ऑडियंस के लिए, तो उसके लिए इस मॉड्यूल के अंदर हम वो टिप्स और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। क्रिएटिंग अ मटेरियल्स लिस्ट, रनिंग मटेरियल लिस्ट, अवर प्रिपेयर्ड इज अ गुड आइडिया, हैव अ बैकअप प्लान। अब आपने करना क्या है कि आप सबसे पहले रनिंग मटेरियल लिस्ट ले लें कि भाई क्या क्या हमने इसके अंदर कवर करना है, वो आपने क्रिएट कर देनी है। देन अवर प्रिपेयर्ड इज अ गुड आइडिया, कि आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो गई हैं, उसमें से आपने कंटेंट भी देख लिया, आपने उसके बाद जो डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन की वो भी देख ली, आपने इतना प्रिपेयर किया हुआ था कि अगर ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो ऐसी सूरत में जब सिचुएशन चेंज होगी या कोई इमरजेंसी होगी या कोई ब्रेक आती है या मैं मटेरियल शॉर्ट भी हो जाता है, मैं कोई टॉपिक जल्दी भी बीइंग ट्रेनर कवर कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, तो ऐसी सूरत में आपके पास एक एक इनफ एक्टिविटीज मौजूद है, तो इससे आप अवर प्रिपेयर्ड होंगे और उससे चीजें दुरुस्त सिंपल चलेंगी। हैव अ बैकअप प्लान, बैकअप प्लान तो लाजमी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर प्लान बी हमेशा आपने करना है, ये नहीं करना कि ये तो मैं कर लूंगा, ये तो टॉपिक रोज ना, आपने बैकअप प्लान हमेशा रखना है ताकि चीजें दाएं बाएं ना रहें। गैदरिंग पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। कॉन्फिडेंशियल एक तो रखना है, सेंड फॉलो अप इन्फो, करंट नॉलेज, उनको साथ जो चीजें ये सारी की सारी आप डिस्कस करेंगे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप गैदर तो करें, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो आप आगे पीछे यूज नहीं कर सकते। सेटिंग अप द फिजिकल लोकेशन, अब ये आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है, हम ये समझते हैं कि बीइंग ट्रेनर हमें प्रोजेक्टर लगा हुआ मिले, हमें जो भी चीजें हैं वो बनी बनाई, ओके फाइन, रिसोर्स अवेलेबल होना ये मैनेजमेंट का काम है, ये अरेंजमेंट्स मैनेजमेंट का काम है, लेकिन स्टिल आप जिस जगह पे फिजिकल लोकेशन पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो आपकी जो जगह है वो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो ट्रेनिंग सेशन कंफर्टेबल नहीं जाएगा। तो आपने फिजिकल लोकेशन में इनकरेज डिस्कशन यूजिंग अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर यूज कर लें, ठीक है। नो पिलर्स, अच्छा अब ये जो फिजिकल लोकेशन होती है उनमें याद रखें कि पिलर्स वगैरह ना हो, उससे क्या होता है कि किसी पार्टिसिपेंट के सामने से विजन क्लियर नहीं होगा, किसी पार्टिसिपेंट्स को व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा, किसी पार्टिसिपेंट को प्रोजेक्टर क्लियर नहीं होगा, किसी पार्टिसिपेंट को इवन जो ट्रेनर तक एक्सेस है वो नहीं होगी। तो इस तरह ये सेटिंग करके इस तरह से जगह हो कि ट्रेनर जो है वो हर किसी के लिए विजिबल होना चाहिए। अब ये मॉड्यूल 6 है हमारे पास, इसका रिव्यू क्वेश्चंस आ गए हैं। Question 1, which of the following statements is true when it comes to materials? A, you should prepare basic supplies only. No. Being over prepared is a good idea. That's the correct answer. We have just studied before. You can always improvise if you forget something. No, no, no. Improvise आपने नहीं करना जी। इम्प्रोवाइज करने का मैंने फिर वही बताया कि आप दाएं बाएं से चीजें लेंगे, आप मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक करेंगे, तो इसको अवॉइड करें, इम्प्रोवाइज मत करें।
आप उसको स्टॉप करें, रिफोकस करें, दोबारा से चल दें, लेकिन इम्प्रोवाइज मत करिए कीजिए चीजों को। इफ यू फॉरगेट समथिंग यू मस्ट रिलाई ऑन ट्रेनिंग। नहीं, ये तो गलत है। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप उसको रिकॉल करें, आप उसको दूसरे तरीके से देखें, या एक्सक्यूज करके आप दोबारा ही बता सकते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि आपने क्या होना है, वेल प्रिपेयर्ड होना है, ताकि ऐसी जो स्टॉप्स हैं वो उसके दौरान ना आए आपके ट्रेनिंग सेशन के दौरान। देन व्हाट्स द की फॉर सॉल्विंग सॉल्यूशन वेयर यू फॉरगॉट सम मटेरियल। अगर आप मटेरियल भूल गए हैं, आप चीजें नहीं है, ए बीइंग इन्फॉर्म अबाउट द क्लोजर सप्लाई स्टोर, नो। being ready to take it easy, no. How you can take easy being a trainer, आपसे कोई फॉरगॉट कर गए, आप मटेरियल नहीं लाए हैं, या मटेरियल नहीं पहुंचा सके, या कैरी नहीं, या पहुंच नहीं सका, जो भी था, तो आपके पास हैविंग अ बैकअप प्लान, के बैकअप प्लान हो जो वहां पर जो वहां पर आप इंप्लीमेंट करके चीजों को स्मूथ रख सके। हैविंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर ट्रेनिंग, नहीं, एक्सप्लेनेशन से आप उसको एक्सप्लेनेशन तो बेशक दे दीजिए, लेकिन क्या उस एक्सप्लेनेशन से ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, या ट्रेनिंग की वो क्वालिटी कंटिन्यू रह सकती है? नेवर। तो एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। क्वेश्चन 3, द इंफॉर्मेशन यू गैदर अबाउट योर ट्रेनिंग मस्ट बी पब्लिक, नो, नेवर। ये जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, और उसके तहत किसी की भी इंफॉर्मेशन कहीं पे शेयर नहीं की जा सकती। बी प्रोटेक्टेड, यस, इट शुड बी प्रोटेक्टेड। डिटेल्ड, पर्सनल, नो, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। Question 4, why is gathering information about participants important for the trainer? Because of meeting their needs, because of eliminating the incompetent participants. C, because of the bonding between participants. D, because of the expectations from participants. No, all these last C are incorrect. The reason is that because of meeting their needs, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो, जब इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगा कि उसका उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये क्या एक्टिविटीज कर रहा है या क्या इंफॉर्मेशन का लेवल रखता है, तो उससे क्या होगा कि वो बेहतर तरीके से उसको ट्रेन कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन का पर्पस यही है। बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं, दीज आर इनकरेक्ट। 5, an ideal classroom setup includes a room with minimum 8 foot, it should be 8 feet ceilings and no pillars, 10 feet ceilings and no pillar, 12 feet ceiling and no pillar, 14 feet ceilings and no pillar. So आपको ये याद रखना है कि विदाउट पिलर होना चाहिए आपका क्लासरूम, ट्रेनर्स को पता हो, और मिनिमम उसकी सीलिंग्स की जो हाइट है वो 10 फीट होनी चाहिए। ये 10 फीट कोई इसी तरह से नहीं है, बल्कि 10 फीट में क्या होता है कि आपका अगर ट्रेनिंग हॉल लेंथी भी है तो स्टिल आखिर तक जो मौजूद पार्टिसिपेंट्स हैं वो फोकस कर सकेंगे, उनको उनकी विजिबिलिटी क्लियर रहेगी, उनका विजन क्लियर रहेगा ट्रेनर तक। और अगर व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है वो प्रोजेक्टर यूज कर रहा है, तो ये तमाम तर चीजें बेहतर पोजीशन में वहां पर मौजूद होंगी। नंबर 6, टेबल इन आइडियल क्लासरूम आर राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो राउंड जो है वो बेहतर होते हैं, ठीक है। टेबल जो है वो राउंड, क्योंकि स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर में तो इशू ये है कि ऐसी सूरत में विजिबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब, या विजन जो है वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्लासरूम के टेबल्स को राउंड रखें। ये हमारे पास आ गया मॉड्यूल 7, गेटिंग ऑफ ऑन द राइट फुट। इसमें क्या है कि बेसिकली आपकी जिस टाइम पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो, ट्रेनिंग के बिल्कुल शुरू में है, तो याद रखिए कि आपसे ज्यादा, क्योंकि अगर कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ट्रेनर होगा वो यूज टू तो होता है, लेकिन वो भी क्यूरियस होता है कि मेरे आज के पार्टिसिपेंट्स कैसे होंगे, आज की मेरी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग मेरी किस तरह से जाएगी। तो ये बात जहन में रखे कि जो पार्टिसिपेंट या कैंडिडेट्स आ रहे हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, वो
भी उतने ही क्यूरियस हैं या उससे ज्यादा क्यूरियस हैं। तो उसने करना क्या है? गेट द सेशन स्टार्टेड राइट बाय बीइंग रेडी टू वेलकम पीपल एज दे अराइव. They are just as curious about you as you are about them. They also will warm up to you if you are ready and welcoming each one as they arrive. तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि एक ट्रेनर के लिए लाजमी है कि वो सेशन का जो स्टार्ट है वो जानदार रखे। जानदार से मुराद ये है कि उसका इंटरेक्शन इतना तगड़ा, इतना साउंड होना चाहिए कि वो फर्स्ट हेलो हाय ही जो है वो एक कनेक्शन का किरदार अदा करे, एक कनेक्शन का रोल प्ले करे और वहां पे आने वाले जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने साथ कनेक्ट करे, हेलो हाय करके, थोड़ा डीप डिस्कशन करके। तो इससे ये लाजमी चीज है किसी भी सेशन को, किसी भी ट्रेनिंग को जो है एक क्वालिटी नोट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। ग्रीटिंग पार्टिसिपेंट्स, अब आपने पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है जी? ग्रीट करना है, मिलना है। मिलना कैसे है? सबसे पहले एज दे कम इन, सबसे पहले वो कहाँ आए, उनसे आप हेलो हाय कीजिए, उनसे उनका हाल चाल पूछिए, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लिए, किधर से आए हैं, या आइडिया है आपको कि वो दूर से या कहीं से आए हैं, तो ऐसी बात करेंगे जिससे वो कनेक्ट हो आपके साथ। देन नेम टैग और टेंट कार्ड शुड बी गिवन टू हिम, और उसका बकायदा नाम लिखा हुआ हो, जिस टेबल पे, जिस प्लेस पे उसने बैठना है, पार्टिसिपेंट का नाम टैग होना चाहिए या टेंट कार्ड वहां पे हो, जिससे पता चले कि उस जो पार्टिसिपेंट है उसकी वो जगह है और वो जाकर वहां पे बैठे। देन आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर मैंने आपको जिस तरह से पहले इन्फॉर्म किया कि ऑन बोर्ड रखने के लिए कुछ जॉय, कुछ लॉफ्टर हो, जिससे जो इन्वायरमेंट है उस ट्रेनिंग का वो थोड़ा सा जानदार हो जाए, वो थोड़ा सा कनेक्शन में आ जाए, और जिससे ट्रेनिंग जो है वो फ्लो में चलना स्टार्ट हो जाएगी। देन रिव्यू द एजेंडा। फिर आप वहां पे बताएं कि भाई ये ट्रेनिंग जो है ये किस पर्पस के लिए कंडक्ट की गई है, ये ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है, जो ट्रेनिंग है, ये क्यों पार्टिसिपेंट्स वहां पे हैं, क्यों आप बीइंग ट्रेनर वहां पे हैं, और आप इस ट्रेनिंग से आप अचीव क्या करना चाहते हैं बीइंग अ ग्रुप ट्रेनर और लर्नर्स, इससे अचीव क्या होगा। तो ये तमाम तर चीजें रिव्यू आप करेंगे जो आपका एजेंडा है उस ट्रेनिंग के हवाले से बेसिकली। देन बीइंग प्रिपेयर्ड। बीइंग प्रिपेयर्ड हम लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस करके आए हैं कि आपका अवर प्रिपेयर्ड होना वो बहुत ही अच्छा है बीइंग अ ट्रेनर। और बीइंग प्रिपेयर्ड, अगर आप प्रिपेयर्ड होने के लिए आप सोचेंगे कि क्या किया जाए, तो वो मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये चीजें पार्ट्स में हम पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस करते आए हैं। इस मॉड्यूल में ये ऑर्गेनाइज वे में हमारे सामने है कि प्रिपेयर होने के सबसे पहले सेटअप मटेरियल्स, जितना भी मटेरियल चाहिए, वो लर्निंग मटेरियल्स हैं, वो लर्निंग एड्स हैं, वो तमाम तर चीजें जो हैं वो सेटअप होनी चाहिए। देन चेक द रूम, प्रोजेक्टर चल रहा है, आपकी जो अरेंजमेंट्स है वो प्रॉपर है, आप खुद जो ट्रेनर जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, प्रोजेक्टर, कोई एलसीडी, कोई व्हाइट बोर्ड, कुछ भी वो रनिंग कंडीशन में है या नहीं। देन इमरजेंसी एग्जिट्स क्लियर हैं, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है, वॉशरूम्स फैसिलिटी कैसी है। तो ऐसी ये तमाम तर चीजें उसके अंदर चेक करेंगे जब आप प्रिपेयर करेंगे। देन ये यूजिंग आइस ब्रेकर्स एंड एनर्जाइजर्स, मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज हैं एक ट्रेनिंग के अंदर। एक ट्रेनिंग को डिजाइन करते हुए, डेवलप करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो हम उसके साथ रखते हैं ताकि हम एक सेशन को लाइव कर सकें और उस सेशन से, उस ट्रेनिंग के जो हम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। यूजिंग आइस ब्रेकर्स एंड एनर्जाइजर्स, जिस तरह आपको अब आइस ब्रेकर्स मैं रिकॉल नहीं करूंगा, हम ऑलरेडी मॉड्यूल 5 में डिस्कस कर चुके एनर्जाइजर। तो अब कब यूज कर रहे हैं? गुड ओपनर के तौर पे। गुड ओपनर क्या है? आप देख रहे हैं कि ऑडियंस आपकी, आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो तगड़े नजर नहीं आ रहे हैं, वो स्लो हैं, वो डाउन है, तो आप ओपनर, गुड ओपनर के तौर पे इन आइस ब्रेकर्स को, एनर्जाइजर्स को यूज करेंगे। या किसी स्टेज पे आपको ये लगता है कि ट्रेनिंग तो हो रही है लेकिन ट्रेनिंग कोई खास मतलब जिस रिदम में जाना चाहिए था उसमें नहीं जा रही है, बल्कि टेंशन क्रिएट हो रही है,
एक उस ट्रेनिंग का जो कुछ लेवल है वो कुछ जो है वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो एज अ टेंशन ब्रेकर इस आइस ब्रेकर या एनर्जाइजर को यूज किया जाए। देन कनेक्ट्स अ ग्रुप। अगर आप ये देख रहे हैं कि कुछ लोग वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये बेहतर टेक्निक है, इंजेक्ट्स एनर्जी। और आप जो है एनर्जाइजर से क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, ताकि तमाम तर जो लोग हैं जो नहीं कनेक्ट हो पा रहे, या ग्रुप जो है वो डाउन जा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो उनका वो लेवल नहीं है जो लेवल होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में हम ये आइस ब्रेकर्स और एनर्जाइजर्स को यूज करेंगे। अब ये मॉड्यूल 7 रिव्यू क्वेश्चंस हमारे पास आ गए, और वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स, के कौन सी एक इनमें से ऐसी चीज है जो आपकी पार्टिसिपेंट को मिलते हुए वो पार्ट नहीं है, वो आपके उसके साथ हेलो हाय करने और वेलकम करने में शामिल नहीं है। ए ट्रेनर्स इंट्रोडक्शन, नो। ट्रेनीज इंट्रोडक्शन, नो। एजेंडा रिव्यू, नो। ये सब कब आएंगे, जब आप उनको वो कम इन हो चुके हैं, वेलकम हो चुका है, ग्रीटिंग हो चुकी हैं, उसके बाद। तो ऑल ऑफ दीज all of the above are part of grade all of the above are parts of grading participants, ठीक है जी। वो सारे के सारे आपने एक चीज के ऊपर फोकस करके नहीं रहना, बल्कि आप क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने बताया कि ग्रेडिंग पार्टिसिपेंट में सबसे पहले वो कम इन हो जाए, उसके बाद बाकी के जो स्टेप्स हैं वो फिर इन्वॉल्व होंगे, फिर आपका वहां पर हेलो आई होने के बाद, वार्म वेलकम के बाद, देन वहां पर इंट्रोडक्शंस चलेंगे, फिर उसके बाद जब हेलो आई हो चुकी, इंट्रोडक्शंस हो चुके, देन एजेंडा रिव्यू होगा। तो ये तमाम तर चीजें आएंगी, ना कि सिर्फ एक चीज जो है, जैसे ट्रेनर इंट्रोडक्शन वो नहीं आएगा, मतलब आएगा सही, लेकिन ये एक पूरा ग्रेडिंग जो है, ये एक पूरा आप कह लीजिए कि एक स्टेप कह सकते हैं, एक प्रोसेस कह सकते हैं, एक एक्टिविटी कह सकते हैं, जिसमें ये तमाम तर चीजें, ट्रेनर्स इंट्रोडक्शन, ट्रेनिज इंट्रोडक्शन, एजेंडा रिव्यू, ये सब चीजें होंगी, तो हम उसको ग्रेडिंग में कंसिडर करेंगे। प्रॉपर ग्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये क्यों जरूरी है जी प्रॉपर ग्रेडिंग, इट इस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह कि ये इस्टेब्लिश क्या करेगी, ये इस्टेब्लिश करेगी कि हमारी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो। इट गिव्स द ट्रेनर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो। इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी, नो। ऑल ऑफ द अबव, नो। तो ये इस्टेब्लिश करती है लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। इफ ट्रेनर डज नॉट यूज हैवी टेक्नोलॉजी, he should arrive an hour before the meeting, 45 minutes before the meeting, 30 minutes before the meeting, 15 minutes before the meeting। तो ये 30 minutes before the meeting होता है। अगर बहुत बड़ी हैवी टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही है, तो नॉर्मली एक ट्रेनर अगर 30 मिनट्स पहले आ गया है, अपनी चीजें देख लेता है, तो वेल इट्स फाइन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ट्रेनिंग को स्टार्ट लेने से 30 मिनट्स बिफोर आप वहां पर होने चाहिए। Which of the following is usually not a necessary part of the welcome? अब इनमें से कौन सी चीज है जो नेसेसरी पार्ट नहीं है वेलकम का? मेकिंग नेम टैग्स, नहीं ये है, क्योंकि उधर लगाएंगे टैग वगैरह होगी, 10 टैग्स होंगे, नेम्स होंगे, तो फिर सेटिंग एक्सपेक्टेशन, ये नहीं है, एक्सपेक्टेशन तो हम दे नहीं सकते। ऑफरिंग दी पार्टिसिपेंट सम रिफ्रेशमेंट, ग्रीटिंग ईच पार्टिसिपेंट इंडिविजुअली, तो कई दफा सेशन स्टार्ट में भी रिफ्रेशमेंट हो जाती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेटिंग एक्सपेक्टेशंस कि क्या होगा, ये वेलकम में नहीं आएगा। मॉड्यूल 7 का जी रिव्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नंबर ए ऑप्शन, energizers have only one while icebreaker have more than one purpose, नहीं, इनके दोनों के ज्यादा हैं। icebreaker have only one while energizers have more than one purpose, नहीं, दोनों के मैंने बताया कि ज्यादा both energizer and icebreaker have only one purpose, गलत है। both energizer and icebreaker have more than one purpose, that's the correct one, ठीक है। energizer और icebreaker का जो icebreakers का पर्पस जो है वो एक नहीं है खाली, उससे बहुत सारी चीजें एक सेशन के दौरान, एक ट्रेनिंग के दौरान, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान सेटल आउट हो सकती है। नंबर 6 है जी, व्हाट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉमन इफेक्ट ऑफ एनर्जाइजर्स एंड आइस ब्रेकर्स?
ब्रेकिंग टेंशन, रिकनेक्टिंग द ग्रुप, इंजेक्टिंग एनर्जी, ब्रिंगिंग फन। तो ब्रेकिंग टेंशन एक बड़ा एस्पेक्ट है आइस ब्रेकर्स और एनर्जाइजर्स का। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है। रिकनेक्टिंग ग्रुप में तो वेलकम ये ग्रीटिंग से भी कनेक्ट हो सकता है। और इंजेक्टिंग एनर्जी तो ये है कि चीजें चल रही हैं, आप उसको एनर्जी देना चाहते हैं, फाइन। ब्रिंगिंग फन, थोड़ा अलग उलग लेके चले, वो भी ठीक। लेकिन ब्रेकिंग टेंशन जो है ये प्रोमिनेंट है, क्योंकि अगर एक टेंशन में आप ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, या एक टेंशन के इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग कैसे कंटिन्यू कर सकती है, तो ब्रेकिंग टेंशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जी मॉड्यूल 8, डिलीवरी टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने जिस तरह पहला लेक्चर ट्रेन द ट्रेनर जब बनाया था, तो उसके इंट्रो में एक बात बताई थी आपको कि ट्रेनिंग इटसेल्फ अ स्किल एंड एन आर्ट। ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, और आप इसको इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि हमें कुछ खुद पढ़ना आता है तो हम पढ़ा भी लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी किसी को नॉलेज गेन करना या नॉलेज कैरी करना, ये एक अलग बात है। लेकिन नॉलेज ट्रांसफर करना, नॉलेज जो है वो किसी को देना, ये एक अलग बात है। तो इसलिए एक ट्रेनर को ये टिप्स एंड ट्रिक्स की इसलिए बात की जा रही है, ताकि एक ट्रेनर जो है वो अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से भी शो कि वो एक प्रॉपर ट्रेनर है, और वो एक ट्रेनिंग को लीड कर सकता है, एक ट्रेनिंग को लेके चल सकता है बेहतर तरीके से। तो वो इसमें आएगा। इन इंस्ट्रक्टर लेड participant centered learning, we are always looking for ways that participant can be successful through a period of self discovery। तो इंस्ट्रक्टर लेड या पार्टिसिपेंट सेंटर लर्निंग में क्या होता है कि हम यही देख रहे होते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है वो आपका सक्सेसफुल हो। ठीक हो गया जी। इंस्ट्रक्टर लेड जिसमें ये ट्रेनर, अब जिस तरह ट्रेन द ट्रेनर कोर्स है तो ये ट्रेनर की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर ट्रेनर ये एक ही उसमें आएंगे। तो इस लर्निंग में कोशिश ये होती है कि आपने अपनी एक्सपर्टीज खाली शो नहीं करनी है, वहां पे अपना नॉलेज नहीं बताना है। जो रिक्वायरमेंट या जो चीजें पार्टिसिपेंट्स को चाहिए, आपने उनको वो देनी है। आप अपनी एक्सपर्टीज, ठीक है, यू हैव इनफ नॉलेज आपका, लेकिन वो आप उसकी रेलेवेंसी पैदा करेंगे, और पता लगना चाहिए कि आप अपना नॉलेज जो है वो किसी के ऊपर झाड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं यूजिंग विजुअल एड्स, will your participants see this as a relevant? Do you have to create supporting information? ये विजुअल एड्स ऐसी होती हैं कि जो आप दिखा के पार्टिसिपेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको एज अ क्रिएट कर सकते हैं सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। तो इससे वो कनेक्टेड रहते हैं कि विजुअल एड्स दे दी आपने, और देन क्रिएटिंग सपोर्टिंग मटेरियल। अब इसमें क्या है कि जो मटेरियल है, हम इसके ऊपर क्रिएटिंग डेवलपिंग द कलेक्टिंग द मटेरियल में जब हमने बात की थी, तो हमने उसमें देखा था कि मटेरियल रेलेवेंट हो, मटेरियल के अपने फीचर्स से, करंट एप्लीकेबल, ये तो ये तमाम तर चीजें हम पीछे डिस्कस करके हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ट्रिक्स और टिप्स में कि हम किस तरह से एक ग्रुप ऑफ पीपल को, पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स जिनको कहते हैं, हम उनको अपने साथ कनेक्टेड कैसे रखते हैं। स्पेस इज द विजुअल क्लियर एंड ऑब्वियस, कि हम उनको विजुअल एड्स दें, कोई वीडियो, कोई इस तरह की चीजें हम दें। तो सबसे पहली स्पेस इज द विजुअल क्लियर एंड ऑब्वियस, कि हर बंदे को विजुअल जो है वो क्लियर है, दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने रूम सेटअप की बात की कि कितने टेबल होंगे, किस शेप में होंगे, तो साइट कैन पीपल सी द इंफॉर्मेशन क्लियरली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो जो पिलर वाली बात है कि विदाउट पिलर हो, राउंड टेबल्स हो, ताकि विजन क्लियर हो जाए। सिग्निफिकेंट, डज इट फोकस ट्रेनिज अटेंशन, और ऐसी चीज है वाकई में कि जो आपके ट्रेनिज को कनेक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है या कि नहीं। ब्रेक, और फिर क्या है कि आप ट्रिक्स के, एक और ट्रिक क्या है, आप क्या करेंगे कि आप ब्रेक ले लें। ठीक है, और ये आपके एजेंडा में होती है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप वहां पर कोई
तो अब ब्रेक जो है ये आपकी, आप कह सकते हैं कि कब कब ले सकते हैं या क्या सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले ये 3 तरह की ब्रेक्स एक ट्रेनिंग सेशन में हो सकती हैं। सबसे पहली बात एजेंडा में है कि आप ये समझ रहे हैं कि समझ नहीं रहे हैं बल्कि आपने बतलाया है कि इस तरह से ब्रेक होंगी, तो वो आप ब्रेक लें। उसकी रीजनिंग ये है कि होता क्या है कि जब आपने किसी को बताया होता है, पार्टिसिपेंट्स को पता है ये हमारा ब्रेक टाइम है, तो उस टाइम पे आप जैसे जाते हैं तो लोग उकताना शुरू हो जाते हैं ट्रेनिंग से, तो इसलिए टाइम पे हो। गेज व्हेन नीडेड, कई दफा क्या होता है कि ब्रेक बीच में रिक्वायर्ड होती है। आप ये देखते हैं कि लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या कुछ इस तरह से चीजें चल रही हैं कि अब हमें ब्रेक लेनी चाहिए, या सेशन थोड़ा सा टफ चला गया है, अब थोड़ी ब्रेक मिलनी चाहिए, तो वो आपकी गेज व्हेन नीडेड कि आप देख लें कि किस टाइम पे चाहिए तो वो आप दे दें। फिर क्विक स्ट्रेच क्या होता है? क्विक स्ट्रेच ऐसा होता है कि नॉर्मली क्विक ट्रेनिंग हो रही होती हैं, तो उनमें नॉर्मली ये लंच सेशन के बाद किसी को नींद का आना है या कोई इस तरह से है, तो वहां पे आप क्विक स्ट्रेच ऐसी ब्रेक होते हैं जिसमें आप एनर्जाइजर यूज कर लें, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, एक छोटी सी क्विक स्ट्रेच एक ब्रेक ले लेंगे 4-5 मिनट की, ताकि जो लोग हैं वो अटेंटिव हो जाएं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अटेंटिव हो जाएं और थोड़े से लाइव भी हो जाएं। तो उसके लिए लाजमी क्या है कि वो कनेक्ट हो, तो वो ऐसी सूरत में हमें जो ब्रेक लेनी पड़ती है उसको क्विक स्ट्रेच बोला जाता है। ठीक है जी, 3 तरह की ब्रेक इन द एजेंडा। एजेंडे के अंदर है कि इस टाइम पे ब्रेक होनी है तो वो होगी। गेज व्हेन नीडेड कि आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग के हिसाब से किसी जगह पे ऐसा लग रहा है कि पार्टिसिपेंट्स को ब्रेक चाहिए, इवन ट्रेनर को चाहिए, तो वहां पे वो गेज करके आप ले सकते हैं। क्विक स्ट्रेच में ये होता है कि जब पार्टिसिपेंट जो है वो किसी भी वजह से, जिस तरह लंच ब्रेक के बाद आए हैं, वो नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, उन्हें ऊंघ आ रही है, नींद आ रही है, तो वहां पे आप एनर्जाइजर जो है वो यूज कर सकते हैं। वहां पे आप एक छोटी सी स्मॉल ब्रेक ले सकते हैं और लोगों को दोबारा से एक्टिवेट करके कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास आया मॉड्यूल 8 का रिव्यू क्वेश्चंस, और ये समराइज करेगा मॉड्यूल 8 को, और इसके अलावा ये समरी है पूरे इस 8 की, और इसमें हमें ये पता चल जाता है कि क्या चीजें इसके साथ दुरुस्त हैं और क्या चीजें दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज गुड व्हेन इट कम्स टू फ्लिप चार्ट्स, कि इनमें से कौन सा कलर अच्छा है फ्लिप चार्ट्स के लिए? एनी वॉश्ड आउट कलर? नो। येलो? नो। एनी पेस्टल कलर? नो। ब्लू? तो डू रिमेंबर कि किसी भी फॉलोइंग जो फ्लिप चार्ट्स हैं वो ब्लू कलर में बेहतर हैं, ठीक है, वो बेस्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Number A, complicated PowerPoint slides are a good way to make participants remember certain things. No, complicated PowerPoint slides कैसे वो हो सकती हैं? Slides, PowerPoint slides का तो पर्पस यही होता है कि वो आपके पूरे एक टॉपिक का जो है वो समराइज फॉर्म होती है, और उसमें से एक्सट्रैक्ट डाटा हमने किया होता है और उसको इजी वे में कन्वर्ट करते हैं, तो वो तो इस पर्पस के लिए होती हैं। PowerPoint just a visual aid and tool and it's not enough. Understood? ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक विजुअल एड है, उसमें नहीं है, फिर उसमें वीडियो भी चाहिए होंगी, उसमें बाकी चीजें भी रिक्वायर्ड हमें हो सकती हैं। PowerPoint presentation should contain everything you want to say. No, it's not possible. You can't use video there. Even you can't play any game or any other thing, quizzes or any case study there. So it's not there. PowerPoint presentation should be used as full material for learning. No, never. Question 3, which of the following statement is true? A, you should make breaks only by the agenda. No, हमने अभी पढ़ा है कि 3 तरह की ब्रेक्स हम इसके अंदर ले सकते हैं, अकॉर्डिंग इफ इन द एजेंडा है तब, गेज द नीड तब, या फिर हमारे पास क्विक स्ट्रेच जो हमने वो देना होगा तो तब। You should make breaks whenever there is need for that. That's correct. You should make breaks whenever some of the members ask for it. No. Breaks should be avoided. No, that's wrong. Number 4, which of the following is not an efficient way for keeping
the training flow after the breaks, playing trivia games, that's fine. Blinking light on and off, fine. Playing music, fine. All of the above are efficient. तो ये तमाम तर चीजें हम इसके अंदर ले सकते हैं. ये हमारा सेकंड लेक्चर जो था ट्रेन द ट्रेनर कोर्स के ऊपर, वो हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ. इसमें हमने मॉड्यूल 5 से लेके मॉड्यूल 8 तक डिस्कस किया है. और अब नेक्स्ट जो हमारा इसके ऊपर लेक्चर होगा उसमें हम मॉड्यूल 9 से 12 तक डिस्कस करेंगे. और इस तरह ये हमारी ट्रेन द ट्रेनर कोर्स की सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.